तो सवाल आपसे देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन वन, द बॉक्स इन फिगर 1.1 contains terms on the left hand side and examples of these terms on the right hand side. Draw a line between each term on the left to the correct example on the right. बेस क्वांटिटी कौन है हमारे पास? बेस क्वांटिटी यहाँ पर जी बेटा, बेस क्वांटिटी। Electric current. बेस क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। बेस यूनिट इज किलोग्राम। Kilograms. Derived quantity is force Coulomb. and derived unit is coulomb. That is how हमें यहाँ पे शो करके दिखाना है, like this. Now, as an example of measurement described as precise and not accurate. तो precise and not accurate का मतलब क्या होता है? Precise का मतलब होता है points are very close with each other and in the range of the measurements is not big. सही है? ठीक है। एंड व्हाट अबाउट नॉट एक्यूरेट? नॉट एक्यूरेट का मतलब होता है योर वैल्यू और द रीडिंग इज नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। नाउ आपसे कहा जा रहा है अब, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m travels with speed v in a circle of radius r. Force F acting on the object is given by percentage uncertainties of three quantities are also given. Okay. The value of V is determined from F, M and V. R परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V निकाले। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा? पहले तो V का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बनाओ। V स्क्वायर हो जाएगा FR/M। सही है। एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? अनसर्टेनिटी इन V/V बराबर होगा प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन F/F प्लस अनसर्टेनिटी इन R/R प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी M/M। एंड सिंस V के ऊपर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करती है। तो ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। वी नीड अनसर्टेनिटी इन V, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V। तो क्या होगा बेटा? अनसर्टेनिटी इन F है 3%, अनसर्टेनिटी इन R है 5% एंड अनसर्टेनिटी इन M है 4%। ये जो 2 था इधर आकर डिवाइड हो गया। तो 5 + 4 + 5 यानी 7 + 5 12, 12 6.0%। सही है। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई वी की। अब आपसे बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ वी हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, बोल रहे हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालें। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी होती है इसके बराबर, जो कि 6 आएगी। तो अनसर्टेनिटी वी क्या हो जाएगी? 6 मल्टीप्लाई बाई वी की वैल्यू 15 है, डिवाइड बाई 0.9। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
कंप्लीट हो गया। चलो, लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। Steel ball projected horizontally from the top of the table as shown. ओके, तो थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एंड सिंस द बॉल वाज मूविंग हॉरिजॉन्टल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियली, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0। सही है। एंड ये जो वेलोसिटी है 4.9 मीटर पर सेकेंड, सिंस प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होती तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी जितनी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी। Now the ball is projected horizontally at a speed of 4.9 meter per second. The ball lands on the ground at a distance of 180 centimeter cube from the edge of the table. सही है। तो distance along x-axis given है। Assume that air resistance is negligible. Calculate the time taken for the ball to reach the ground. बॉल को जमीन पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो निकालना। तो ये तो आसान है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। मुझे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस और एक्स एक्सिस की स्पीड पता है। सही है। तो टाइम क्या हो जाएगा? ये है हमारे पास कितना? 180 सेंटीमीटर। तो 180 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में है। तो यू एक्स हमारे पास आ गया 4.367। राउंड ऑफ होके दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में 0.37 हो जाएगा। नाउ अब बोल रहे हैं कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट हिट्स द ग्राउंड। ओके, नाउ देखें, प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन 9.81 होगी। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास निकालनी है हमें। सही है। और हमें टाइम पता है 0.37। तो ये तमाम बातें फर्स्ट इक्वेशन मोशन में आ रही हैं। तो in order to find out the vertical velocity along y axis, the final vertical velocity along y axis, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। u 0 था, a 9.8 था, एंड टाइम 0.37। 3.629। नाउ क्वेश्चन कह रहे हैं डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड an angle to the horizontal velocity of the ball as it hits the ground। मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो हमें फाइनल, मतलब हमारे पास सिनेरियो क्या है? दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज यू एक्स। दिस इज आवर वर्टिकल वेलोसिटी, दैट इज वी एक्स। फाइनल वेलोसिटी की बात करें वी वाई, एंड द रिजल्टेंट इज, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर।
वी एक्स हमारे पास क्या था 4.9 एंड वी वाई हमने अभी क्या निकाला 3.6. 6.08 जो कि लेटर 6.1 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा अब देखें. ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक है. जहां से एंगल बोल उसने बोला टू द हॉरिजॉन्टल, जहां से एंगल बनता है वो बेस होता है. और तीसरा परपेंडिकुलर होता है. तो वी नो व्हाट बेस एंड परपेंडिकुलर. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा में बेस और परपेंडिकुलर दोनों आते हैं. परपेंडिकुलर है हमारे पास 3.6 और बेस है 4.9. एंगल आ रहा है 36.3 which will be 36. ठीक है. Now the ball is projected by means of compressed spring which is attached to a fixed block as shown. Okay, spring compressed है and फिक्स ब्लॉक बॉल जो है, सॉरी फिक्स ब्लॉक ये रहा. मतलब यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है. व्हेन स्प्रिंग इज सेट टू लूज, तो ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेशन को रिलीज करेगा, बाहर जाएगा. इसका मतलब ये जो बॉल है ये इस तरह आगे मूव करेगी. एंड मे बी ऊपर जो आपको कहानी बताई है, दिस इज हाउ द बॉल इज मूविंग. सही है. चलिए आगे देखते हैं. द बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक in front of the spring. The ball is then pulled back so that the spring has compression x naught. When the spring is released, the ball is projected horizontally as shown in figure 2.3. The variation with compression x applied to of the applied force of the spring is shown. Okay. तो लोड वर्सेस कंप्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है एंड लोड वर्सेस कंप्रेशन का ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन है. दैट इज हाउ वी गेट टू नो कि ये भी जो भी स्प्रिंग है ये हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है. The ball is uniform sphere, steel of diameter this and mass this. मूल्य डेंसिटी निकाल बॉल की. तो पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि उसने स्फेयर बोला. हाँ 4/3 पाई आर क्या होता है d/2. क्यूब है तो क्यूब लगा दो. 4/3 पाई d क्यूब अपॉन 8. नाउ लेट्स सॉल्व. तो 4 × 3 × 8 पाई हो गया 3.142 एंड डायमीटर कितना है 0.016. क्यूब है तो क्यूब लगा दें. इट्स 2.14 एक्सपोनेंट -6 मीटर क्यूब. नाउ सिंस वी हैव now since we have volume, we have mass, we can find out the density. So mass is 0.017 and volume is 2.14 exponent -6. 7943. दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में 7900 हो गया. That is how we found out the density of the sphere.
all of the elastic potential energy of the spring is converted into kinetic energy of the ball. Speed of the ball as it leaves the spring is 4.9 meter per second. Show that the maximum elastic potential energy is 0.2 joules. अच्छा, तो बेटा उसने क्या बोला है, सारी इलास्टिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। सही है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, हाफ एम वी स्क्वायर। मास ऑफ द बॉल हमें पता है 0.017, एंड स्पीड भी हमें गिवन है 4.9। 0.204। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। यूज फिगर 2.4 टू डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट की ऑफ द स्प्रिंग। अब जैसा मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ग्राफ को देख के लग रहा है कि स्प्रिंग हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो आप कोई भी पॉइंट उठा लें स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए, क्योंकि व्हेन द स्प्रिंग इज फॉलोइंग हुक्स लॉ, आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। आई एम यूजिंग दिस पॉइंट या कोई और ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल ग्रिड के कॉर्नर पे आ रहा हो। लास्ट पॉइंट यूज कर लें। ठीक है। तो दिस इज व्हाट 6.4। ठीक है। तो लोड 6.4 है और कंप्रेशन है 10 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा यूनिट में आंसर देना है तो कंप्रेशन को मुझे कन्वर्ट करना हो। 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर। तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है 64। यूज योर आंसर इन B3 एंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी गिवन इन B2 टू डिटरमाइन द कंप्रेशन एक्स नॉट। ओके। तो ऊपर हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकाल लिया, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का अपना फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। बोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर की, सॉरी एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा दिया, तो एक्स हो जाएगा √2। एनर्जी ऊपर 0.20 निकाली थी और की 64। 0.079। ठीक है। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर। काफी बड़ा सवाल है। सो आगे बढ़ते हैं। स्टील बॉल is replaced by polystyrene ball of the same diameter but much of lower mass. Polystyrene ball is like cotton ball. सही है, रुई की ball. The spring has compression x naught and then released. Air resistance on this ball is not negligible when it leaves the spring. सही है। Um, Now, why this ball leaves the spring with greater speed than the स्टील बॉल? तो यहाँ पे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है बेटा। स्टील बॉल के मुकाबले में पॉलीस्टीरीन बॉल का मास कम है, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। ठीक है। तो हमने इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करवाना है। ऑन सेम गिवन फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, तो स्प्रिंग जब डीकम्प्रेस होगा तो स्प्रिंग उतनी फोर्स लगाएगा जो वो स्टील बॉल पे लगा रहा था और जो वो पॉलीस्टीरीन बॉल पे लगा हुआ था। ऑन सेम गिवन फोर्स
mass of polystyrene ball is less. So, according to Newton's second law, it will accelerate more. Hence, its speed is more. Now, last, the ball takes longer time to reach the ground than the steel ball. Why? क्योंकि इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, इसका मतलब द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी लेस। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ वेट एक्ट कर रहा था, अब वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस है तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या है, कम है, यानी एक्सेलरेशन कम है। तो एक्सेलरेशन कम है तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम एज द डाउनवर्ड resultant force in acceleration is less due to air resistance. So it takes longer time to reach the ground. So we are done with question 2. This was humongous. Almost 30% of the paper इस सवाल ने करवाया है। 60 मार्क्स का पेपर होता है, 17 मार्क्स इस क्वेश्चन के थे। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन पावर। पावर को आप डिफाइन कर सकते हो सिंपली किस तरह, rate of doing work. Mechanical power can also be calculated using the formula. Use the concept of work and definition of power to show how the formula is derived. तो ये डेरिवेशन मैंने आपको दिखाई थी। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क खुद क्या होता है, एफ इंटू डी अपॉन टाइम, ऐसे ही रखा तो आप ऐसे ही रहा, एंड डी अपॉन टी क्या हो गया, वेलोसिटी। दैट इज हाउ पावर इक्वल्स टू एफ इंटू डी का फॉर्मूला हमारे पास आया। Now, the engine of a lorry provides 130 kilowatt of power to the lorry's wheel when it is traveling at a constant speed of 25 meter per second along a straight road. The resistive force opposing the forward motion of the lorry is this. Okay. पावर गिवन है हमें, कांस्टेंट स्पीड गिवन है, और रेजिस्टिव फोर्स हमें गिवन है। शो दैट द रेजिस्टिव फोर्स, सॉरी, शो दैट द रेजिस्टिव फोर्स जो कि लॉरी को गो थ्रू करना पड़ रही है वो ये है, सही है। नाउ हमसे बोला गया है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में क्या होगा, जितनी फॉरवर्ड फोर्स होगी उतनी बैकवर्ड फोर्स होगी। तो पावर का जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने एफ इंटू वी निकाला है, उससे हम फॉरवर्ड फोर्स निकाल रहे हैं। तो फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास पावर अपॉन वेलोसिटी है, पावर है 130 किलो, तो एक्सपोनेंट 3 लगा दिया, और स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हमें फॉरवर्ड फोर्स मिली 5200, एंड जितनी फॉरवर्ड फोर्स है उतनी ही बैकवर्ड फोर्स होगी 1500, क्योंकि हमारी बॉडी या इंजन जो है वो कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है। नाउ
The lorry in B travels up the straight section on the road inclined at an angle theta to the horizontal. And lorry of mass m, deceleration of the free fall, acceleration of free fall, sorry, g है. Determine expression in terms of m, g and theta, the component of the weight that acts parallel to the surface of the lorry. तो बेटा वेट का कंपोनेंट हमेशा वेट हमेशा किधर लगता है डाउनवर्ड. ठीक है. अब वेट का एक कंपोनेंट हमारे पास इस तरह एक्ट कर रहा है along the surface एंड एक कंपोनेंट इस तरह एक्ट कर रहा है. सही है. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास दो एंगल है. एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है. तो ये मेजर है और ये माइनर है. सही है. सिमिलरली यहाँ पे भी दो एंगल है. एक ये और एक ये, मेजर एंड माइनर. देखो यहाँ पे माइनर एंगल में थीटा बन रहा है तो यहाँ पे माइनर एंगल में क्या होगा, थीटा बनेगा. इसका मतलब अलोंग द सरफेस वाला जो कंपोनेंट है वो ये है. और मैंने आपको बताया था हमेशा जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है एंड दूसरा साइन का फंक्शन होता है. तो उसने बोला एक्सप्रेशन निकालो वेट की कंपोनेंट की पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द रोड. यानी डब्ल्यू साइन थीटा बन रहा है, डब्ल्यू एम जी होता है साइन थीटा. सही है. नाउ total resistive force remain unchanged. The engine now provides greater power to maintain the speed of 25 meter per second. Total mass m of the lorry is 3600 kg and the angle theta is 1.4 degrees. बेटा क्या बोल रहे हैं, टोटल रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास यही है. सही है. 5200. बट नाउ इंजन को हमारे पास ज्यादा पावर प्रोवाइड करनी पड़ रही है ताकि वो मेंटेन कर सके 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड, क्योंकि पहले तो स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रही थी. अब कंपोनेंट ऑफ द वेट हमारे पास लॉरी को थोड़ा सा डिसेलरेट कर रहा है. तो इन ऑर्डर टू हैव द सेम एक्सेलरेशन इंजन हैज टू अप्लाई मोर पावर. सही है. डिटरमाइन इन द पावर इन किलोवाट नाउ प्रोवाइड बाय द इंजन. तो अब अगर मैं यहाँ पे पावर निकालना चाहता हूँ तो पावर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पावर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास वेट जो है एम जी साइन थीटा इसका कितना कंपोनेंट है. सही है. तो एम जी साइन थीटा मैथ है 3600, सॉरी 000, 9.8 साइन 1.4. एट सिक्स टू एट. ठीक है. तो ये हमारे पास 8628.4 आ रहा है आंसर इसका, जो फोर्स ड्यू टू वेट है. सही है. नाउ बेटा अब अगर हम आगे बात करें कि और मजीद हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, तो बेटा देखें बैकवर्ड फोर्स एक तो फ्रिक्शन है और एक ये वाली फोर्स है. तो मुझे फ्रिक्शन पता है 5200 और ये वाली फोर्स अभी मैंने निकाल दी. तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे आगे की फॉरवर्ड फोर्स मिल जाएगी जो भी आएगी वैल्यू, क्योंकि अभी भी हमारा लॉरी जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, हम 5200 प्लस 8628.4 13828. सही है. एंड वी कैन लीव दैट as as it is.
क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा। हमें निकालनी है पावर। पावर एफ इंटू वी होता है 13828 मल्टीप्लाई बाय वी कितना है 25। इट्स 345.71 इंटू 10 raised to the power 3 वॉट। उसने हमसे बोला हमें किलोवाट में दिखानी है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो गया 350 और एक्सपोनेंट 3 किलोवाट हो गया। ठीक है, एंड दैट इज आवर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। Polarization is phenomena associated with light but not with sound wave, क्योंकि sound wave longitudinal wave होती हैं and polarization longitudinal wave की नहीं हो सकती। ठीक है, state what is meant by polarization। तो polarization की definition क्या है? um, restricting the wave to vibrate only in one plane। ठीक है, so इस तरीके से समझाएंगे इसे आसान लफ्जों में। चलो लिखते हैं। Oscillations allowed to move only in one plane perpendicular to the direction of the wave। ठीक है, state why light wave can be polarized but sound can't। So polarization सिर्फ transverse wave की होती है। Polarization can only be done on transverse waves but not on longitudinal waves। ठीक है, now two polarizing filter A and B are positioned so that their planes are parallel to each other and perpendicular to the central axis line XY। ठीक है, तो जो लाइन XY है इसके परपेंडिकुलर पे हैं दोनों के हमारे पास प्लेन्स। द ट्रांसमिशन axis of A is vertical and the transmission axis of B is horizontal। अच्छा, मतलब इसका ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल है और इसका ट्रांसमिशन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। Unpolarized light of frequency, single frequency, directed along the line XY from the source position at X। यहाँ पे source रखी हुई है। Light emerging from filter A is vertically polarized and has intensity I0। Okay. Filter B is now rotated from the starting position about the line XY as shown in figure 4.1। After rotation, the intensity of the light emerging from filter B is quarter the intensity emerging from filter A। सही है। Calculate the angle of rotation of filter B from its starting position। Here we'll apply Malus law। तो ये क्या है, आई नॉट अपॉन 4, ये आई नॉट है और थीटा।
एंड कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 क्या हो जाएगा 0.25। दोनों पे स्क्वायर रूट लगाया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.5। नाउ थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.5, आई थिंक 30 डिग्री, 60 सॉरी, ठीक है। तो 60 डिग्री था। माइक्रोवेव ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। Sir, जी। why can't it be negative 0.5? हाउ? Be- because we took the square root. बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट समझा नहीं मैं। बाय नेगेटिव। Because when we take the square root, we add plus or minus. प्लस और माइनस तो उसका मसला नहीं होता हमारे पास बेटा। कॉस के साथ माइनस का फंक्शन पॉजिटिव आंसर ही देता है। लाइक कॉस 30, या सॉरी कॉस 60 लेते हैं, कॉस 60 भी 1/2 है, एंड कॉस -60 भी 1/2 है। सही है। तो Yes, sir. कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस माइनस थीटा। कॉस के ऊपर माइनस का फर्क नहीं पड़ता ना। आप ये मुझे समझ में आ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि आप रूट के बाद हमारे पास दो आंसर्स आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स में हम इस पे नहीं जाते। फिजिक्स में हम सिंपल पॉजिटिव जो आंसर आ रहा होता है वही लिखते हैं। A microwave on intensity I naught and amplitude A naught meets another microwave of the same frequency and of intensity 1/4 I naught traveling in opposite direction. Both microwaves are vertically polarized and superposed when they meet. बेटा कंडीशन तो हमारे पास स्टेशनरी वेव की दिखाई दे रही है, बट एक कंडीशन है जो स्टेशनरी वेव की मीट नहीं कर रही। मैंने क्या बोला था? स्टेशनरी वेव कब बनती हैं? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव आपस में सुपरपोज होती हैं। ऐसी वेव जिनका एम्पलीट्यूड, जिनका फ्रीक्वेंसी, जिनका स्पीड बराबर हो। सही है, तो सब ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड का मसला है, क्योंकि वी नो दैट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन ये है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई है तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा, राइट? एंड दैट इज हाउ दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन विदाउट कैलकुलेशन why these two waves cannot form stationary waves with zero amplitude at nodes। तो हम सिंपल सी क्या बात यहाँ पे करेंगे बेटा? इनका जीरो एम्पलीट्यूड नोड पे नहीं है, एंड दैट इज वाई एक मिनट रुकिएगा। Calculate the angle of rotation of filter B from its starting position। ओ, स्टार्टिंग पोजीशन से आपसे डिस्कस किया है ये। तो हमारे पास इट कुड बी, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास फिल्टर बी की ये है। सही है। और हमने जो अभी एंगल निकाला है वो एंगल क्या है हमारे पास? 60 डिग्री। सही है, तो 60 डिग्री हमारे पास ये एंगल है। सही है, वो मांग रहा है ये एंगल, तो हमें 90 - 60 करना पड़ेगा। सो दिस, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ फिल्टर बी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन ये है, तो स्टार्टिंग पोजीशन से कहाँ पर आ गया ये एंगल मालूम करना है। तो मैलस लॉ हमें बताता है दो पोलराइजर्स के दरमियान का एंगल। तो हमने 90 माइनस वो एंगल कर दिया, तो हमारे पास हमारा एक्चुअल एंगल आ गया 30 डिग्री। ना, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे क्या बोल रहा था? देयर एम्पलीट्यूड आर डिफरेंट। सही है।
तो ठीक है बेटा, determine a naught in terms of a naught the maximum amplitude of the wave। तो बेटा पहले एक काम करते हैं, हम दूसरी वेव का की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ आई इक्वल्स टू के स्क्वायर, ये हमारे पास डेटा है, तो के क्या हो जाएगा, आई अपॉन के स्क्वायर। तो व्हाट वी आर डूइंग, हमने यहाँ पे दोनों का के पहले और बाद का के बराबर कर दिया। तो के आई नॉट अपॉन ए नॉट स्क्वायर हो गया, एंड बाद वाला आई क्या है हमारे पास, आई नॉट अपॉन 4, और बाद वाला ए हमारे पास ऐसे ही रहा। आई नॉट से आई नॉट कट गया, बचा क्या हमारे पास, 4a² बराबर है ए नॉट स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा दिए। तो 4 का रूट 2 और ए नॉट, यानी ए किसके बराबर आ गया, हाफ ए नॉट। सही है। ये तो मेरे पास दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड मिल गया। अब वो बोला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में क्या होगा, दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी, एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर में क्या होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होगा। दिस विल बी, ठीक है, 3/2 ए नॉट है ना, यानी 1.5 टाइम्स। सही है। दैट इज हाउ आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेम्प्ट कर लिया। नाउ आई गेस वी हैव 2 क्वेश्चंस मोर। स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारे पास होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, provided that, second mark, temperature remains constant। The variation of current I with potential difference V across filament lamp is shown। सही है। The resistance of the filament lamp increases with potential difference। State how figure 5.1 show this। तो बेटा देखिए, करंट टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, ठीक है, एंड दैट एक्सप्लेन दैट हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ रही है। सही है। तो हाउ डू वी से दैट, यहाँ पर हम कह सकते हैं हेयर दैट gradient of IV graph is 1/r, hence gradient decreases। तो resistance increases। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ग्रेडियंट 1/r होता है, y एक्सेस पे आई है, x एक्सेस पे वोल्टेज है, तो ग्रेडियंट क्या होगा, चेंज इन आई ओवर चेंज इन वी। तो रेजिस्टेंस होता है v/i, v/i, i/v, तो ग्रेडियंट दैट इज हाउ 1/r आया। सही है।
एक्सप्लेन व्हाई रेजिस्टेंस वेरीज दिस वे। रेजिस्टेंस इस तरह क्यों हो रही है बेटा? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, फिलामेंट हीट्स अप मोर, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनहांस रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है। फिगर शोज Figure 5.2 shows circuit with battery of EMF 12 volt connected to a linear potentiometer AB and two identical lamps A and B. Okay. The battery has negligible internal resistance and lamp each have same IV characteristic जैसे ऊपर ग्राफ में दिखाई हुई है. When the slider is at a potentiometer of the potentiometer is at its midpoint. Figure 5.2 shows current I in the battery is 1.78 ampere. अच्छा भाई, बैटरी का करंट बता रहे हैं 1.78 एम्पेयर है। कब? जब स्लाइडर बिल्कुल सेंटर में है। तो बेटा स्लाइडर बिल्कुल सेंटर में है, देखो हमारे पास क्या हो रहा है, इतने हिस्से में 6 वोल्ट अपेयर हो रहा है और इतने हिस्से में 6 वोल्ट अपेयर हो रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली पैरेलल है, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा। सही है। नाउ डिटरमाइन करंट इन लैम्प P. Since we know the voltage of lamp P, so using the graph we'll find the current. तो करंट हमारे पास क्या आ रहा है? इट्स 1.55। सही है। 1.6, 1.7, 1.8, 1.92, तो ये 1.55। तो करंट आपसे बोला गया है, आपने बताया है करंट ऑफ लैम्प P 1.55। सही है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं? टोटल पावर डिसिपेटेड इन लैम्प P एंड Q। तो टोटल पावर डिसिपेटेड, पहले सिंगल लैम्प की पावर निकालते हैं। IV, करंट है 1.55 एंड वोल्टेज है 6। 9.3 आ रहा है। एंड 9.3, अब दो हमारे पास लैंप हैं, तो दूसरे लैंप की भी इतनी पावर होगी, तो हम क्या करेंगे, पावर टोटल निकालने के लिए 9.3 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 18.6, जो दो सिग्निफिकेंट फिगर में 19 बन जाएगा। अब फाइनल आपसे बोल रहा है रेजिस्टेंस निकालो पोटेंशियोमीटर का बिटवीन द एंड्स ए एंड बी। ओके बेटा, सीम्स लाइक दीज टू आर इन सीरीज। सही है। तो नीचे हमारे पास करंट कितना जा रहा है? 1.55 एम्पियर। तो जब टोटल करंट हमारे पास 1.78 है और नीचे 1.55 चला गया, तो इधर किधर जाए, कितना जाएगा? इधर जाएगा बेटा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। एंड दैट इज हाउ हम, यहाँ का टोटल वोल्टेज हमें पता है 12 वोल्ट, यहाँ का टोटल करंट हमें मिल जाएगा। तो टोटल वोल्टेज टोटल करंट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे बेटा? रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो करंट
2.17. Now, ये हो गया हमारे पास. We are just left with the final part of this question. Slider of the potentiometer is moved to end A. Okay. State and explain the effect of the brightness of the lamp P and Q. बेटा, जब ये वाला स्लाइडर जब ये स्लाइडर हमने यहां से मूव करके इस तरह कनेक्ट कर दिया है एंड ए पे, ठीक है. तो देखो, हमारा जो टोटल वोल्टेज था वो सिर्फ किसको मिल रहा है? लैम्प क्यू को मिल रहा है. और लैम्प पी पे हमारे पास वोल्टेज ही अपेयर नहीं हो रहा है. सही है, तो हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज ऑन लैम्प पी डिक्रीजेस टू 0. लैम्प पी गो डाउन. ठीक है. एंड वोल्टेज ऑन लैम्प क्यू इज maximum, that is 12 volt, so it appears brighter. सही है बेटा. दैट इज हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. And now we are left with, I guess, yes, last question related to particle physics. A lepton is an example of fundamental particle. What is meant by fundamental particle? A particle which can't be broken down further. Lambda particle A naught is a hadron. Hadron beta क्या होता है? Group of quarks. Consist of an up quark and down quark and a strange quark. बेटा अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3, डाउन क्वार्क का होता है -1/3, और स्ट्रेंज क्वार्क का भी क्या होता है -1/3. इफ यू फॉरगॉट, लेट मी मेक यू रिमेम्बर. हमारे पास 6 फ्लेवर है: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज. तो सारे पॉजिटिव वालों का अप, टॉप और चार्म, दिस गिव्स अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी. तो इनका +2/3 होता है प्लस, और इनका होता है -1/3. और इनके अगर एंटी क्वार्क्स की बात करो, एंटी अप, एंटी टॉप, एंटी चार्म, तो ये -2/3 होगा. और एंटी बॉटम, एंटी एंटी डाउन और एंटी स्ट्रेंज का होगा +1/3. ठीक है. तो जस्ट फॉर द रिकॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया. शो दैट द चार्ज ऑन द लैपटॉप इज 0. ओके. अप, डाउन, स्ट्रेंज, +2/3 -1/3 -1/3 +2/3 -2/3. क्या हुआ बेटा? कैंसिल आउट हो गया. Now, lambda particle is unstable, decays into neutron and pion as shown. Particle pion consists of an up quark and anti-up quark.
Compare the property of an up quark and anti-up quark. Same magnitude of charge, but opposite charge. Yeah, same magnitude of mass, but opposite charge. ठीक है? Explain why a neutron is classed as baryon and the pion is classed as meson. तो हम क्या बोलेंगे बेटा? Neutron consists of three quarks and group of three quarks is called baryon. Pion consists of two quarks and group of two quarks is called meson. ठीक है? And this is how we have completed our whole paper in 1 hour. We started at 10:24 and it's 11:24. Exactly 1 hour लगा हमें. 1 घंटा 15 मिनट आपके पास होता है इसको सॉल्व करने में. तो yeah, we completed this paper. अच्छा, ये कंप्लीट हो गया. बस ये याद रखिएगा, जो मीथॉन में दो क्वार्क होते हैं ना, तो एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है. ठीक है बेटा? तो दिस इज इट. यहाँ पे रोकते हैं. कोई सवाल है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं.